हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 भूगोल एक विषय के रूप में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इसके पहले हमने देखा कि भूगोल सामाजिक विषय का एक पार्ट है, जबकि 11th क्लास में हम भूगोल को एक विषय के रूप में हम पढ़ेंगे कि आखिर एक विषय के रूप में हम भूगोल में क्या पढ़ते हैं, भूगोल क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफी शब्द दिया किसने। तो ज्योग्राफी शब्द या भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग ग्रीक विद्वान इराटोस्थनीज ने किया था। ज्योग्राफी शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला है जियो, जिसका अर्थ है पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफोस, जिसका अर्थ है वर्णन। यानी कि अगर हम देखें, इसका लिटरली मीनिंग देखें तो जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि भूगोल मानव निवास स्थान के रूप में पृथ्वी का वर्णन है, यानी कि ऐसी पृथ्वी का वर्णन जहाँ पे मानव निवास करता है, उस निवास स्थान के रूप में पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल है। अब देखते हैं भूगोल की क्या आवश्यकता है, हम भूगोल क्यों पढ़ते हैं, ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है ज्योग्राफी पढ़ने की। तो हम देखते हैं कि हम जिस धरातल पे रहते हैं, जहाँ हमारा जीवन व्यतीत होता है, उस स्थान से हम बहुत हद तक प्रभावित होते हैं, हमारा जीवन बहुत हद तक प्रभावित होता है। यानी जिस स्थान पे हम रहते हैं वहाँ का जो रिलीफ फीचर है वो हमें प्रभावित करता है। वहाँ पर्वत है, पठार है, मैदान है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी फूड हैबिट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो होता है। तो बहुत हद तक हमारा जो परिस्थान है, जिस स्थान पे हम रहते हैं, वो हमें प्रभावित करता है। तो अगर हमें भूगोल का ज्ञान नहीं होगा, हमें पृथ्वी के विभिन्न भागों का ज्ञान नहीं होगा, तो हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है, या हमारी फूड हैबिट्स है, या हमारे जो कल्चरल जो एक्टिविटीज़ है वो कैसे प्रभावित हो रही है, क्यों प्रभावित हो रही है, हमें पता ही नहीं चल पाएगा। इसीलिए भूगोल पढ़ने की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि भूगोल के अध्ययन के द्वारा ही हम पृथ्वी पे जो भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या विविधता पाई जाती है, उसके अनुसार हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं। जैसे कहीं पर्वतीय क्षेत्र है तो हम उसके अनुसार अपने शरीर को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने व्यवहार को एडजस्ट कर लेते हैं। या कहीं बहुत गर्म क्लाइमेट है, कहीं बहुत ठंडा क्लाइमेट है, तो वहाँ पे उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमको किस तरीके से एडजस्ट करना है, ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि पृथ्वी के बारे में हम कुछ न कुछ थोड़ा बहुत जानते रहेंगे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जो भूगोल है वो उस विविधता को समझने के साथ साथ वो विविधता क्यों आई है, कौन से कारक हैं जिसकी वजह से धरातल पे या जलवायु में या धरातल पे जो वनस्पतियां पाई जाती हैं पृथ्वी पे, या मानव का जो सांस्कृतिक जो लक्षण है उसमें विभिन्नता पाई जाती है। तो इन विभिन्नताओं के पीछे कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, उसकी खोज भी हम तभी कर सकते हैं जब हमें ज्योग्राफी का नॉलेज होगा। इसीलिए ज्योग्राफी पढ़ने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं, अगर हमें भूगोल का ज्ञान नहीं है, तो हम ग्लोब को नहीं समझ सकते हैं। ग्लोब फिर हमारे लिए बस एक खिलौना मात्र रह जाएगा। लेकिन अगर हमको ज्योग्राफी हम समझते हैं तो हम ग्लोब क्या होता है, उस पे किस तरीके से हम किसी स्थान को देख सकते हैं, कि उसका अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, कौन सा स्थान किस स्थान से पश्चिम में है, पूरब में है, कितनी दूरी पर है, ये सब कुछ हम ग्लोब पे समझ सकते हैं अगर हमें ज्योग्राफी समझ में आएगी। यानी कि अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ग्लोब को समझने के लिए, या कोई मैप है, किसी सिटी का मैप, किसी एरिया का मैप अगर दिया हुआ है, तो उस मैप को समझने के लिए भूगोल की ज़रूरत होती है। यानी अगर हम भूगोल पढ़ेंगे तो हम ग्लोब को भी समझ सकते हैं, किसी एक स्थान के रेफरेंस में दूसरे स्थान की दूरी, उसकी दिशा क्या है, हम समझ सकते हैं। और वही जो थ्री डायमेंशनल जो ग्लोब है, जिसको हम 2 डायमेंशनल सरफेस पे प्लॉट करते हैं, जिसको हम मैप कहते हैं, यानी मानचित्र, तो वो मानचित्र भी समझने में
हमको सहायता मिलती है अगर हमको अगर हम भूगोल पढ़ते हैं, हमें भूगोल की नॉलेज है तो। इसके अलावा ग्लोब पे या मानचित्र पे जो स्थान बने हुए हैं, जो दर्शाए गए हैं, वो स्थान हमारे धरातल पे कहाँ पे हैं, उसका कंपैरिजन भी हम इसी के माध्यम से कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास ज्योग्राफी का नॉलेज है तो हम मैप को भी अच्छे से समझ सकते हैं, और जो हमारा धरातल है उसके दृश्य ज्ञान हम मैप से ही कर सकते हैं। यानी कि मैप से ही हम कंपैरिजन एक कर सकते हैं कि वो स्थान धरातल पे कितनी दूरी पे, कितने डिस्टेंस पे, किस दिशा में स्थित होगा। तो ये कुशलता, ये एक जो क्षमता हमारे अंदर विकसित होती है, वो भूगोल के ज़रिए ही होती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि जब हम भूगोल पढ़ते हैं तो भूगोल में कई सारी तकनीकी यूज़ की जाती है, कई सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जैसे जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीपीएस, जो अक्सर करके मोबाइल्स वगैरह में लगा होता है, जिससे हम किसी भी वस्तु की या किसी व्यक्ति की लोकेशन हम पता कर सकते हैं। तो इस तरीके की टेक्निक, या रिमोट सेंसिंग, जो भी सैटेलाइट्स होते हैं उनके माध्यम से रिमोट एरिया में स्थित जो भी प्लेस होते हैं वहाँ का हम डाटा लेते हैं, जिसको रिमोट सेंसिंग कहते हैं। कंप्यूटर से मैपिंग कैसे की जाती है, मैप कैसे बनाए जाते हैं, मानचित्र कैसे बनाए जाते हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। और इस तरीके से इन सारी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और इसके माध्यम से हम देश की सेवा कर सकते हैं, अपने राष्ट्र के विकास में योगदान कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमको इसका नॉलेज होगा तो हम कहीं ना कहीं जो आपदाएं, क्योंकि ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये तब यूज़ होती है जब राष्ट्रीय लेवल पे जो आपदाएं आती हैं उनको कंट्रोल करने की जब बारी आती है, तब ये सब मैपिंग और ये जीआईएस, रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो आपदा आ रही है वो किस स्पीड से आ रही है, कितनी देर में भारत में पहुंचेगी, या किसी भी देश में कितनी देर में पहुंचेगी, ये हम उससे पता लगा सकते हैं। तो एक तरीके से आपदाओं की फोरकास्टिंग में इस सब ये जो टेक्निक्स हैं इनका यूज़ हम कर सकते हैं। तो अगर हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, अगर हमें ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज है, तो हमें कहीं न किसी तरीके से हमको ये जो जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं, जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, कंप्यूटर मैपिंग वगैरह, कार्टोग्राफी, ये सब का हमको नॉलेज होगा, और इसके माध्यम से हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं, राष्ट्र के विकास में हम योगदान कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं भूगोल क्या है, व्हाट इज़ ज्योग्राफी। अभी तक हमने केवल उसके शब्द को हमने उस डिटेल में देखा, लेकिन अब देखते हैं कि एक्चुअल में ज्योग्राफी है क्या। तो हमने वहाँ पढ़ा कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। उस मानव के निवास स्थान के रूप में हम भूगोल में पृथ्वी को पढ़ते हैं, यानी कि पृथ्वी का वर्णन हम करते हैं मानव को सेंटर में रख के, यानी कि मानव के निवास स्थान के रूप में, मानव के आवास के रूप में हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, और वही भूगोल कहलाता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसकी परिभाषा प्रस्तुत की है। जैसे इसको कहा गया कि भूगोल में हम भौतिक स्वरूप, यानी पृथ्वी का जो एक भौतिक स्वरूप है, उसका जो रिलीफ फीचर है, क्लाइमेट है, वेजिटेशंस हैं, उनके बीच में, और जो मानव निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं, जैसे कि कहीं पे रोड का निर्माण किया गया, कहीं सी पोर्ट, एयरपोर्ट, कहीं स्कूल है, कॉलेज हैं, इस तरीके से पृथ्वी का जो भी एक फिज़िकल इन्वायरमेंट है और एक कल्चरल इन्वायरमेंट है, जो भी भौतिक तत्व हैं और सांस्कृतिक तत्व हैं, इनकी विभिन्नता के बारे में वर्णन करता है। यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किस तरीके से इन भौतिक तत्वों में विविधता पाई जाती है। कहीं पठार हैं, कहीं पहाड़ हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं झीलें हैं, कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, तो कहीं तटीय क्षेत्र हैं, कहीं द्वीप समूह हैं, कहीं बड़े बड़े महाद्वीप हैं। तो इतनी विविधता जो पाई जाती है उसका वर्णन करता है भूगोल। इसके अलावा सांस्कृतिक तत्वों में भी जो विविधता पाई जाती है, कहीं नगरीय क्षेत्र बिल्कुल सघन है, कहीं लोगों का बसाव बिल्कुल विरल है, तो इसका विविधता का वर्णन करता है भूगोल। इसके अलावा इन विविधताओं में आपस में क्या संबंध है, यानी कि जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पे मानव किस तरीके से अपने आवास का निर्माण करता है, या किस तरीके से उसकी कल्चरल एक्टिविटीज़
जुड़ी हुई हैं उस भौतिक पर्यावरण से। तो इस तरीके से जो भी भिन्नता पाई जाती है उसमें भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में क्या रिलेशन है, इसका अध्ययन करता है भूगोल। यानी सीधा सा हम कहें कि पृथ्वी का वर्णन करता है, उस पे जितनी विविधताएं पाई जाती हैं, जितनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो डाइवर्सिफिकेशन एक पाया जाता है उसका अध्ययन करता है। ये डाइवर्सिफिकेशन, इस डाइवर्सिफिकेशन में जो भी भौतिक पर्यावरण फिजिकल इन्वायरमेंट है और जो कल्चरल इन्वायरमेंट है उसके बीच में क्या रिलेशन है उसका वर्णन करता है। और इन सब का वर्णन करने के लिए ये अलग अलग विषयों से सूचनाएं लेता है और उसको कंबाइन करता है, उसको सिंथेसाइज करता है, उसको संश्लेषित करता है, जोड़ता है और जोड़ के एक संपूर्ण का अध्ययन करता है, यानी कि पूरी पृथ्वी का वर्णन करता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि भूगोल केवल क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि भिन्नता जो उत्पन्न हुई है, कहीं पर्वत अगर पाया जाता है तो वहाँ पर्वत क्यों पाया जाता है उसका कारण भी बताता है। यानी जो भी भिन्नताएं पाई जाती हैं उसके पीछे कारण क्या है वो जानने का प्रयास भूगोल करता है। यानी कि भूगोल विभिन्नताओं के पीछे क्या कारण छिपे हैं उनको जानने का प्रयास करता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भूगोल है वो दो या दो से अधिक तत्वों के बीच में कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने का प्रयास करता है। यानी कोई कार्य हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है ये जानने का प्रयास भूगोल में किया जाता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि भूगोल कहीं ना कहीं प्रकृति और मानव के बीच में जो अंतर संबंध है, जो अंतरक्रिया होती है उसका भी अध्ययन करता है। क्योंकि भौतिक पर्यावरण यानी कि हमारा प्रकृति और सांस्कृतिक पर्यावरण यानी कि मानव, तो भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उसका अध्ययन करते हुए ये प्रकृति और मानव के बीच में क्या अंतरक्रिया होती है, क्या इंटरेक्शन होते हैं, उसका अध्ययन करता है भूगोल। अब देखते हैं कि भूगोल को साइंटिफिक डिसिप्लिन, जनरली हम लोग भूगोल को एक सामाजिक विषय के रूप में, एक सोशल स्टडीज़ के रूप में हम समझते हैं, लेकिन कई बार भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भी दर्जा दिया जाता है। और यही कारण है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे भूगोल विषय को या भूगोल डिपार्टमेंट को फैकल्टी ऑफ साइंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे BHU में फैकल्टी ऑफ साइंस के अंतर्गत ही भूगोल विभाग को रखा गया है। तो किस तरीके से जो हमारा भूगोल है विषय वो सामाजिक विषय होते हुए भी एक वैज्ञानिक विषय है, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। कैसे ये समझ सकते हैं कि ज्योग्राफी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, एक वैज्ञानिक विषय है, विज्ञान है। तो जिस तरीके से विज्ञान का हम डिफिनीशन देते हैं कि जो विज्ञान है, साइंस है, वो व्हाट, हाउ एंड वाई से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो विज्ञान विषय होते हैं उसमें 3 प्रश्न होते हैं, क्या, कैसे और क्यों। यानी कोई भी चीज़ उस विज्ञान में पढ़ी जाती हैं तो हम पढ़ते हैं ये क्या है, ये कैसे होती है और क्यों होती है। ठीक उसी तरीके से भूगोल भी 3 प्रश्नों से बना हुआ है। पहला प्रश्न है क्या, जो कि किसी भी भौतिक या सांस्कृतिक तत्व के पहचान से जुड़ा हुआ है। यानी सिंपल सा पिक्चर में अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया तो हम सिंपल सा क्वेश्चन कर सकते हैं ये क्या है। तो यानी ये उस सांस्कृतिक स्थलाकृति या जो भौतिक स्वरूप है उसको हम उसकी पहचान करना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो आंसर हमको मिल गया कि ये ज्वालामुखी है। यानी यहाँ एक क्वेश्चन उसके पहचान से जुड़ा हुआ कि ये क्या है, तो हमने आंसर दिया कि ये ज्वालामुखी है। दूसरा क्वेश्चन रेस होता है कहाँ। अब ये ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पाया जाता है। यानी जो भी हम भौतिक या सांस्कृतिक तत्व के बारे में पहचान किए हुए हैं वो भौतिक या सांस्कृतिक तत्व पूरे पृथ्वी पे कहाँ कहाँ वितरित है। यानी कि दूसरा प्रश्न जो है कहाँ, वो उसके वितरण से संबंधित है। तो अब हम दूसरा मैप देखते हैं कि कहाँ पे पाया जाता है।
तो ये जो पूरा एरिया हमको दिख रहा है, लाइन बना हुआ है ओशंस में, वहाँ पे ये ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो यानी पहला क्वेश्चन हो गया किसी भी तत्व के, भौतिक या सांस्कृतिक तत्व के पहचान से जुड़ा हुआ है कि ये क्या है। दूसरा प्रश्न है कहाँ, यानी उसके वितरण से संबंधित है कि ये कहाँ पाया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है क्यों। अब ये क्यों उस भौतिक या सांस्कृतिक तत्व की व्याख्या करता है कि ये अगर उस ओशन में पाया जाता है ज्वालामुखी तो वहाँ क्यों पाया जाता है, यानी कोई भी तत्व है उसके बीच में किसी भी तथ्य के कार्य कारण संबंध को ज्ञात करता है कि यानी अगर इस प्लेस पे ज्वालामुखी पाया जाता है तो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों ज्वालामुखी वहीं पाया जाता है। तो ये तीसरा क्वेश्चन उसकी व्याख्या से जुड़ा हुआ है कि ज्वालामुखी या कोई भी चीज़ जो भी सांस्कृतिक भौतिक तत्व हैं वो जो वितरण उसका है वहाँ क्यों है, क्यों वहाँ पाया जाता है। तो हम आंसर देंगे कि वहाँ पे चूँकि अपसारी प्लेट सीमाएं हैं, यानी कि प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं, और जहाँ भी प्लेट दूर हटती है चूँकि पृथ्वी के अंदर मैग्मा, गर्म मैग्मा भरा हुआ है और वो मैग्मा कहीं भी एक सॉफ्ट सतह ढूंढती है, कहीं भी एक कमज़ोर सतह ढूंढती है जहाँ से वो प्रेशर के रूप में निकल जाए। तो जहाँ भी प्लेटें दूर जाती हैं ऐसे जगहों पे प्रेशर जो प्लेट होती है वो कमज़ोर हो जाती है और वहाँ से फिर मैग्मा निकलना शुरू हो जाता है। तो हमने इसकी पूरी व्याख्या कर दी कि ज्वालामुखी इस मिड ओशन रिज के पास, यानी कि समुद्र के अंदर जो ये प्लेसेस हैं दिखाए गए हैं वहीं पे क्यों पाया जाता है। तो हमने यहाँ एक एग्जाम्पल ज्वालामुखी का लेके समझाने का प्रयास किया है कि जो भूगोल है वो 3 प्रश्नों से घिरा हुआ है। पहला है क्या, जो किसी भी भौतिक सांस्कृतिक तत्व के पहचान से जुड़ा हुआ है। दूसरा है कहाँ, जो भौतिक और सांस्कृतिक तत्व के वितरण से जुड़ा हुआ है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। और तीसरा कि जहाँ पाया जाता है वहाँ क्यों पाया जाता है, तो वो उसकी व्याख्या से रिलेटेड है, यानी किसी भी तत्व है उसके वहाँ क्यों पाया जाता है, उसके पीछे कारण क्या है। तो कार्य कारण संबंध को दर्शाने का प्रयास ये तीसरा प्रश्न करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे विज्ञान प्रश्नों से जुड़ा हुआ है उसी तरीके से भूगोल भी 3 प्रश्न क्या, कहाँ, क्यों से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक वैज्ञानिक विषय है। इसके बाद देखते हैं ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट। भूगोल एक समाकलनात्मक विषय, यानी भूगोल एक ऐसा विषय है जो कई सारे विषयों को जोड़ता है। समाकलन यानी जोड़ना, इंटीग्रेट करना। तो अब पिक्चर बनाया गया है। एनालिसिस किसे कहते हैं, जब किसी भी एक बड़े तत्व को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के हम अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं एनालिसिस। और इसी का जस्ट अपोजिट, जब छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के हम अध्ययन करते हैं बड़े टुकड़े के रूप में, उसको कहते हैं हम सिंथेसिस। जैसे फोटोसिंथेसिस होता है उसमें सूर्य का प्रकाश एक तत्व हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और एक तत्व हो गया जल। ये तीनों मिल के बनाते हैं ग्लूकोज, एक तत्व बनाते हैं, तो इसलिए उसको कहा गया प्रकाश संश्लेषण। इसी तरीके से यहाँ हम देखते हैं सिंथेसिस, यानी कई छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के एक बड़ा टुकड़ा बना के और उसका अध्ययन करना सिंथेसिस कहलाता है। तो भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है, यानी कि भूगोल में हम किसी एरिया में छोटे छोटे तत्वों का अध्ययन, यानी कहीं वनस्पति का अध्ययन किए, जैसे हमको भारत के अध्ययन करना है, भारत के बारे में डिटेल में जानना है, तो हम क्या करते हैं, भारत की स्थलाकृति के बारे में पढ़ते हैं, एक तत्व हो गया। भारत की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, दूसरा तत्व। भारत की वनस्पतियों के बारे में पढ़ें, तीसरा तत्व। भारत के जनसंख्या के बारे में पढ़ें, चौथा तत्व। इसी तरीके से करके हम भारत के बारे में अलग अलग तत्वों को हम पढ़ के और एक संपूर्ण भारत के बारे में हम जान सकते हैं। एक
ये देश को जानने के लिए हमको उसके अंदर जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको पढ़ के उसको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है, जोड़ने की आवश्यकता है और एक संपूर्ण का अध्ययन हम कर लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है, क्योंकि किसी भी एरिया का अध्ययन करने के लिए हम उस एरिया में जो भी तत्व हैं, सांस्कृतिक तत्व या भौतिक तत्व, उनका अलग अलग अध्ययन करते हैं। उन सबको जोड़ के एक संपूर्ण इकाई के रूप में हम किसी भी देश का अध्ययन कर लेते हैं। ये चीज़ इस तथ्य पे आधारित है कि पूरी पृथ्वी परस्पर निर्भर है, यानी जो जलवायु है वो कहीं ना कहीं वनस्पति को प्रभावित करती है, जो वनस्पति है वो कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करती है, जलवायु वहाँ की स्थलाकृति को, स्थलाकृति जलवायु को। इस तरीके से कोई भी तत्व स्वतंत्र नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। इसलिए हमको इस तरीके से संश्लेषित करके अध्ययन करने की आवश्यकता है, जिससे हम एक दूसरे के प्रभाव को भी अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं इसमें। इसके बाद देखा जाता है कि संश्लेषणात्मक विषय हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भूगोल है उसमें जो नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब का अध्ययन भी हम करते हैं। और साथ ही साथ सामाजिक विषय जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इन सब, फिलॉसफी, इन सब सब्जेक्ट से भी कुछ सूचनाएं, कुछ पार्ट्स ज्योग्राफी में आते हैं। इसीलिए कहा गया कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है, क्योंकि इसमें नेचुरल साइंस से भी कुछ चीज़ें आई हैं और जो हमारी सोशल साइंसेज हैं सब्जेक्ट्स, उनसे भी कुछ चीज़ें आई हैं और सब मिला के बनता है भूगोल। इसीलिए कहा गया कि भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है, यानी छोटे छोटे जो विषय जो हमारे हैं, कई सारे विषय, उनसे थोड़ी थोड़ी सूचनाएं लेता है और उसकी व्याख्या करता है, उनके पीछे क्या लॉजिक है उसकी व्याख्या करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि भूगोल केवल किसी प्लेस पे पाई जाने वाली भिन्नता को नहीं देखता है, बल्कि उस भिन्नता को जोड़ने का प्रयास करता है। यानी कहीं पर्वत पाया जाता है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो मैदान का निर्माण कब हुआ? जब पर्वत का निर्माण हुआ। पर्वत का निर्माण होने के बाद नदियाँ बहीं, नदियों ने उसको काटा और मैदान का निर्माण किया। यानी जो भिन्नता पाई जाती है उसमें कहीं ना कहीं एकता पाई जाती है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से भूगोल केवल भिन्नता का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि उस भिन्नता में एक दूसरे के डिपेंडेंसी, एक दूसरे के जो पूरक हैं ये तत्व, उनको एक रूप में देखता है, उनको एक साथ देखता है, यानी समग्रता का अध्ययन करता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि सभी विषयों को जोड़ते हुए, चाहे वो नेचुरल साइंस हो या सोशल साइंस हो, सभी विषयों को भूगोल जोड़ता है। इस जो जोड़ने की वजह से जो एक संपूर्ण भूगोल बना है, उसकी वजह से इस भूगोल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो भाग जो नेचुरल साइंसेस से जो चीज़ें आई हैं, जो तथ्य आए हैं, जो सूचनाएं ली गई हैं, और उससे भूगोल की जो ब्रांचेस, जो शाखाएं बनी हैं वो, और दूसरी तरफ सामाजिक विषयों से जो सूचनाएं, जो तथ्य लिए गए हैं, उनसे भूगोल की जो शाखाएं बनी हैं वो। तो जितने भी नेचुरल साइंस से तथ्य लिए गए हैं, उनसे भूगोल की जो शाखाएं बनी, उनको कंबाइन रूप से हम कहते हैं भौतिक भूगोल। यानी नेचुरल साइंस से जो भी तथ्य लिए गए, उससे भूगोल का भौतिक भूगोल ब्रांच बना मोटा मोटा, और जितने भी सामाजिक विषयों से जो तथ्य लिए गए, उनसे भूगोल का जो एक शाखा बना, उसको कहा जाता है मानव भूगोल। तो सबसे पहले देखते हैं कि भौतिक भूगोल या जो भौतिक भूगोल का किस तरीके से संबंध है प्राकृतिक विज्ञान से। तो हम देखते हैं कि भौतिक भूगोल यानी कि हमारा जो एक फिजिकल इन्वायरमेंट है,
उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब उस फिज़िकल इन्वायरमेंट में हम पृथ्वी की जो भी रिलीफ फीचर हैं, स्थलाकृतियाँ हैं, जो भी ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो वो जो हम पढ़ते हैं वो भौमिकी विज्ञान से आया हुआ है, यानी कि जिसमें भूमि के बारे में हम पढ़ते हैं, उससे हमने भूगोल में कुछ चीज़ें ली, जिससे हमारा भूगोल में जियोमॉर्फोलॉजी नाम से एक शाखा बनी। उसके बाद हम देखते हैं कि हम वायुमंडल के बारे में भी भूगोल में पढ़ते हैं। तो वो हमारा जो वायुमंडल में पढ़ते हैं उसका जो मूल है वो मौसम विज्ञान यानी मेट्रोलॉजिकल साइंस से लिया गया है, और उसी के पीछे जो तथ्य हैं यानी कि मेट्रोलॉजिकल साइंस में बताया गया कि वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं, जिसमें से जो क्षोभ मंडल है या ट्रोपोस्फियर है उसकी हाइट इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, जबकि ध्रुवों पे उसकी हाइट कम होती है। अब भूगोल में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि इक्वेटर पे हाइट ज़्यादा क्यों होती है, कौन से ऐसे भौगोलिक कारक हैं जिसकी वजह से इक्वेटर पे हाइट ज़्यादा होती है, कौन से भौगोलिक कारक हैं जिसकी वजह से पोल पे हाइट कम होती है। तो इस तरीके से जो भी तथ्य लिए गए हैं अलग अलग विज्ञानों से, उसके पीछे रीज़न क्या है घटित होने के, वो तथ्य बनने के या उस कोई घटना घट रही है उसके पीछे कौन से भौगोलिक तत्व हैं जो प्रभाव डालते हैं, इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वही भूगोल की ब्रांच बन जाती है। अब जैसे मिट्टी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, मिट्टी की जो खड़ी काट है या जो इसको हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं, जब हम उसके बारे में और मिट्टी अलग अलग मिट्टियों के बारे में हम उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो मृदा विज्ञान का विषय है। जबकि उसी मृदा विज्ञान से मृदा भूगोल बना, उसमें हम पढ़ते हैं कि कहीं पे अगर काली मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ उसके पीछे रीज़न क्या है। काली मिट्टी में अगर लोहे की मात्रा अधिक है तो रीज़न क्या है उस काली मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होने का। कहीं पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ जलोढ़ मिट्टी क्यों पाई जाती है, एलुवियल सॉइल क्यों पाई जाती है। अगर पर्वतीय क्षेत्र में मिट्टी की जो लेयरिंग है वो पतली होती है तो क्यों होती है, कौन से भौगोलिक कारक हैं जो उस पर प्रभाव डालते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारा मृदा भूगोल में आ जाता है। यानी कोई भी मृदा भूगोल का जो टॉपिक है उसके पीछे कौन से भौगोलिक कारक हैं जो उसको प्रभाव डालते हैं, तो वो मृदा भूगोल का सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरीके से जब हम मानचित्र का निर्माण करते हैं, जब हम अक्षांश देशांतरों का जाल बनाते हैं, तो उसमें मैथ की ज़रूरत होती है। कई सारे फार्मूला लगाते हैं और दो अक्षांश या देशांतर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, किस तरीके से इक्वेटर से पोल की तरफ जाते समय देशांतरों के बीच की दूरी किस हिसाब से घटती जाती है, इन सब के लिए फार्मूलाज हैं जिसके लिए हमको मैथ का नॉलेज होना चाहिए, गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। उसी तरीके से हम किसी एरिया का जब मैपिंग करते हैं, मैप बनाते हैं, अगर मैनुअली बनाते हैं तो हमें आर्ट आना चाहिए, हमें हमारी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए। जब ड्राइंग अच्छी होगी तभी हम किसी एरिया का मैप भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं जितने भी प्राकृतिक विज्ञान हैं उनसे भूगोल में कुछ न कुछ चीज़ें आई हुई हैं, और उन तथ्यों के घटने के पीछे कौन से भौगोलिक कारक हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, इसका हम अध्ययन जब करते हैं तो उन्हीं विज्ञानों से आई हुई भूगोल में अलग अलग शाखाएं बन जाती हैं, जिसको हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा ब्रांच हो गया जो सामाजिक विज्ञानों से यानी सोशल साइंसेस से जो सब्जेक्ट हैं उनसे जब हम सूचनाएं लेते हैं, उनसे जब हम चीज़ें लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो सामाजिक विषय हैं उनसे भूगोल में जो चीज़ें आई, जैसे कहीं अगर नगर का विकास हुआ तो उस पर्टिकुलर एरिया में ही नगर का विकास क्यों हुआ है, जब हम इसको जानने का प्रयास करते हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आती हैं मानव भूगोल में। यानी कि नेचुरल साइंसेस से जितनी भी तथ्य आए, जितनी भी सूचनाएं आई वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत रखी जाती हैं, और सामाजिक विज्ञानों से जितनी भी सूचनाएं आई उसको हम मानव भूगोल के अंतर्गत रखते हैं।
तो हम देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञानों से भूगोल में कई सारी शाखाएं आई हैं। जैसे सोशियोलॉजी में हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, तो उसी से सामाजिक भूगोल एक ब्रांच बना जिसमें हम पढ़ते हैं कि कोई भी समाज है उसका जो भी लक्षण है वो क्यों है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो लक्षण है। उसके बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस से भी कुछ चीज़ें आई जिसका हम अध्ययन करते हैं भूगोल में, और भूगोल में उस जो भी राजनीतिक घटनाएं घटती हैं उनके पीछे कौन से भौगोलिक कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं, तब उसको हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत ले आते हैं। यानी राजनीति विज्ञान से भूगोल में जो शाखा आई वो राजनीतिक भूगोल कहलाई। अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि किसी एरिया में चीनी का प्रोडक्शन हो रहा है ज़्यादा, कहीं कम हो रहा है। सिंपल सा हम इतना पढ़ते हैं, कहीं चीनी के प्रोडक्शन ज़्यादा है, कहीं पे कम है, बस हम इतना पढ़ते हैं। लेकिन जब हम उसी अर्थशास्त्र से जो भूगोल में शाखाई इकोनॉमिक ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं आर्थिक भूगोल, तब हम पढ़ते हैं कि चीनी का प्रोडक्शन अगर फला एरिया में ज़्यादा हो रहा है तो कौन से भौगोलिक कारक हैं जिसकी वजह से वहाँ चीनी का प्रोडक्शन ज़्यादा है, कौन से भौगोलिक कारक हैं जिसकी वजह से चीनी का प्रोडक्शन किसी एरिया में कम हो रहा है। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र से भी भूगोल में शाखा है जिसको हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। इसी तरीके से डेमोग्राफी में हम सिंपल जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब उसी जन्म दर के बारे में जब हम पढ़ते हैं कि जन्म दर किसी प्लेस पे ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा क्यों है, कौन से भौगोलिक कारक है जिसकी वजह से वहाँ जन्म दर ज़्यादा है, कौन से भौगोलिक कारक है जिसकी वजह से कहीं मृत्यु दर कम है, कौन से भौगोलिक कारक ऐसे हैं जिसकी वजह से किसी प्लेस पे जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही है, कहीं कम हो रही है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो वही डेमोग्राफी से भूगोल में आई हुई जो ब्रांच है जिसको हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी कहते हैं, उसमें हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग जो सामाजिक विषय हैं उनसे भी भूगोल में अलग अलग जो ब्रांच हैं, शाखाएं हैं, वो आई हुई हैं। जैसे सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, इस तरीके से सामाजिक विषयों से भी कुछ कुछ चीज़ें भूगोल में आई हुई हैं और उनसे बनी हुई शाखाएँ हैं। इसके अतिरिक्त भूगोल एक समाकलनात्मक विषय है। ये इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट है कि किस तरीके से भूगोल अन्य विषयों को जोड़ता है, समाकलित करता है, इंटीग्रेट करता है। जैसे हम देखते हैं कि भूगोल में जो गणित है उससे भी शाखाएं आई हैं, भूविज्ञान है उससे भी भूगोल में एक शाखा आई, मौसम विज्ञान विषय है उससे भूगोल में जलवायु विज्ञान शाखा आई, जल विज्ञान विषय से भूगोल में समुद्र विज्ञान शाखा आई, मृदा विज्ञान विषय उससे भूगोल में शाखा आई मृदा भूगोल, वनस्पति विज्ञान से जो शाखा आई वो पादप भूगोल कहलाती है, प्राणी विज्ञान से जो शाखा आई वो प्राणी भूगोल कहलाती है, अर्थशास्त्र से जो शाखा आई वो आर्थिक भूगोल कहलाती है, पर्यावरण विज्ञान से जो शाखा आई उसको हम पर्यावरण भूगोल कहते हैं। अब पर्यावरण विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि प्रदूषण बढ़ गया है, कहाँ अधिक है कहाँ कम है। पर्यावरण भूगोल में ये देखा जाता है कि कहीं प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कहीं कम है तो क्यों कम है। प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से हम भौतिक कारकों को या भौगोलिक कारकों को से कंट्रोल हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मानव शास्त्र से मानव भूगोल आया। इसी तरीके से समाज शास्त्र है तो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक भूगोल आया। इतिहास है तो ऐतिहासिक भूगोल। अब हम इतिहास में अध्ययन करते हैं कि पानीपत का युद्ध 1761 में पानीपत के मैदान में हुआ जो कि हरियाणा में स्थित है। लेकिन ऐतिहासिक भूगोल ये बताता है कि पानीपत का युद्ध पानीपत के मैदान में ही क्यों हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं जिसकी वजह से वो युद्ध पानीपत के मैदान में ही हुआ। तो ये जो अध्ययन किया जाता है वो ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। राजनीति विज्ञान विषय यानी पॉलिटिकल साइंस से राजनीतिक भूगोल आया। किसी एरिया में मतदाता अगर ज़्यादा मत देते हैं
कौन से भौगोलिक कारक हैं जिसकी वजह से मतदाता ज़्यादा मत दे रहे हैं, ज़्यादा वोट कर रहे हैं। कहीं पे वोटिंग कम हो रही है तो वहाँ कौन सी परिस्थितियाँ, कौन से भौगोलिक कारक हैं जिसकी वजह से वहाँ पे वोटिंग कम हो रही है। जनांकीकी से आया जनसंख्या भूगोल, पारिस्थितिकी विज्ञान से आया पारिस्थितिकी भूगोल। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग विषयों से कुछ न कुछ चीज़ें भूगोल में आई हुई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भूगोल एक संश्लेषित विज्ञान है, एक समाकलित विज्ञान है, यानी कि एक ऐसा विषय है जो अन्य जो विषय हैं नेचुरल साइंस के सब्जेक्ट्स या हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उन सब को जोड़ने का प्रयास करता है। समाकलन यानी जोड़ना, समाकलित विषय है यानी कि एक ऐसा विषय जो सभी विषयों को जोड़ने का प्रयास करता है। तो इस तरीके से हम इस पिक्चर के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से हम इजीली समझ सकते हैं कि भूगोल को किस तरीके से हम एक समाकलित विषय के रूप में समझ सकते हैं, क्यों हम समाकलित विषय कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। बाकी चैप्टर्स में जितने पॉइंट्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने कमेंट्स ज़रूर दें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।